तो मेरी शाह खावर साहब गुजारिश है कि जैसे गौहर खान साहब ने फरमाया कि उधर पॉइंट था कि आप समात इसकी कर ही नहीं सकते, क्या बेहतर ना होता कि सेशन जज साहब हाई कोर्ट के फैसले का वेट कर लेते कि वो दायरा इख्तियार उनको समात है कि नहीं है, ताकि उनका केस ज़्यादा बेहतर होता। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं जहां तक कि किसी भी मुल्जिम का जो राइट है उसको पूरा अपने डिफेंस का मौका मिलना, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो ट्रायल कोर्ट थी जिसमें तोशा खाना में फैसला हुआ, यस, बहैसियत वकील मैं बिल्कुल ये बरमला तौर पर ये कहूंगा कि अगर उनको गवाह पेश करना चाहते थे उनको उनका मौका दिया जाता, या उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बहस करना चाहते थे उसका भी मौका दिया जाता, चूंकि 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल एक बुनियादी हक है किसी भी एक्यूज का कि उसको पूरे मौका दिया जाए सफाई का। तो उजलत में मैं भी कहता हूं कि फैसला नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि ये फैसला हो चुका है, अब उसमें जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हो चुकी है। ये जितनी भी इरेगुलरिटीज या इलीगैलिटीज हैं जहाँ उनको हक दिफा नहीं दिया गया प्रॉपर, ये देखना तो अब जो है वो एपेलेट कोर्ट ने है जो कि हाई कोर्ट है। लेकिन उसकी चूंकि अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई, रूटीन में ये होता है कि जो अपील आती है उसको एक नंबर लगता है, वो अपनी टर्न के मुताबिक लगती है, लेकिन उसकी सस्पेंशन की जो दरखास्त है वो टेकअप हो जाती है, जो मैं समझता हूँ कि कल है। और चूंकि ये मैटर पेंडिंग है, हम यकीन से तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन गो के ये सवाबदीदी इख्तियार है, लेकिन क्योंकि ये सबको लोग वकला को पता होता है कि किन केसेस में जो है वो सस्पेंड हो सकती है। शाह खावर साहब, मैं इसके बाद कादी साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। सिर्फ आज के जज साहबान के रिमार्क्स पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत खासी सीख पा और बड़े सख्त ट्वीट किए गए हैं। क्या डू यू थिंक के सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के रिमार्क्स पर किसी सियासी जमात को इस तरह रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर हैसियत कानून के तालिब इल्म के ये कह दूं कि ये जो जजमेंट है, ये जो अपील है जो कि तोशा खाना केस में पेंडिंग है, ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं थी, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो दरखास्तें थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, जो कि मुतफर्रिक दरखास्तें थी जिस वक्त अभी ये ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ था। तो उसमें वैसे तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, उनके पास ये एक इख्तियार मौजूद है कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकती है, लेकिन नॉर्मली जब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपील पेंडिंग है वो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसमें वो उस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाँ, वो उनको ये जरूर कह सकती हैं कि आप से हम तवक्को करते हैं कि आप ये अपील जल्दी सुन लेंगे, और उसका इफेक्ट होता है हाई कोर्ट। एक चीज हमें ज़हन में रखनी होगी। बटी साहब, अगर आपकी इजाजत हो मैं सिर्फ एक कमेंट कर दूं। जी जी प्लीज कीजिए जी, थैंक यू। बेसिकली बटी साहब, जो आज केस लगा हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट कभी कमेंट नहीं करती नीचे अगर अपील हो, और किसी भी पार्टी का राइट इफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर आपका मैटर नीचे पेंडिंग हो। सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसका रिगार्ड और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक्चुअली जो पॉइंट था वो ज्यूरिसडिक्शन का था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहली तारीख पे हमने आपको भेजा। ज्यूरिसडिक्शन का इशू इन्वॉल्व था जिसपे हम आ गए थे। 5 मई को पहला ऑर्डर हुआ था ट्रायल कोर्ट का, उसके खिलाफ हम जब हाई कोर्ट में आए तो हाई कोर्ट ने इस मैटर को रिमांड कर दिया था 2 मरतबा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 मरतबा इस मैटर को हाई कोर्ट के सामने रिमांड किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि हमने 2 मरतबा जो उस मैटर को रिमांड किया था, और स्पेशली ये कहा था कि आप पहले ज्यूरिसडिक्शन का इशू डिसाइड कर लेते, फिर क्या हुआ? और यही दोनों फरीकेन ने कहा कि वो फिर नीचे ट्रायल कोर्ट के पास गया, और ट्रायल कोर्ट ने फिर उस पर ऑर्डर नहीं पास किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिबर्टी का इशू है, फंडामेंटल राइट्स का इशू है, ज्यूरिसडिक्शन का इशू है, कोर्टों के प्रोसेस का एक तरीक़ाकार है, इसलिए हम इस मरतबा रिमांड नहीं करेंगे, फिर हम उनको पहले खुद देखते हैं, लेकिन लेट्स वेट फॉर द हाई कोर्ट टू डिसाइड दिस मैटर टुमारो। तो शाह साहब, मैं एक सवाल आपसे, शाह खावर साहब, ये तो लीगल पॉइंट और आप ठीक फरमा रहे हैं। शाह खावर साहब, एक आम आदमी के तौर पर मैं और भट्टी साहब जब हम देखते हैं कि एक और प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो अब माशाल्लाह तशरीफ ले गए हैं, उनकी इंडाइटमेंट ही नहीं हो पाती, उनकी कमर की दर्द ही ठीक नहीं होती। एक बंदा आता है जो इश्तिहारी है और वो जाके पहले हल्फ उठाता है और कोर्ट से रिलीफ ले लेता है, और दूसरे बंदा जो 350 दफा पेश हो चुका है उसको हम अरेस्ट कर। तो जो आम आदमी तासर लेता है इस जुडिशल प्रोसेस का, वो कैसे देखेगा? और इसको एक इंसाफ का
जो एक क्या क्या समझेगा इसको, आप क्या कमेंट करेंगे? मैं जरा कानून से हट के बात कर रहा हूँ जनाब शाह खावर साहब। देखिए तौर पे देखिए मैं बल्कि कानून की बात करूंगा, कानून और आइन की बात करूंगा। आइन का आर्टिकल 4 जो है वो ये कहता है कि आप तमाम शहरियों से बिला किसी इम्तियाज और तफरीक के इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ जो है वो एक्सटेंड करेंगे और किसी के साथ जो है वो ज्यादती नहीं होगी। बट इट्स नॉट हैपनिंग बाय द वे, लग नहीं रहा कि ये हो रहा है शाह साहब। देखिए वो तो आपको मतलब एक कॉन्विक्ट जो है वो 50 रुपए पे, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, उनको वहां पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया, कॉन्विक्ट को तारीख में ये नहीं होगा। तो ये इसको डोंट यू थिंक इट्स अ मॉकरी ऑफ द, चूंकि इस प्रोफेशन से हैं, मैं भी और बैरिस्टर गौर भी, हमारे यकीनन बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और हैं भी। और माजी में भी हमने देखा कि वो जो आर्टिकल 4 का जो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ का जो वो है एक मैंडेटरी है, मैं समझता हूँ वो तो न्यूक्लियस है आइन का, वो हमें नहीं नजर आया कि वो हर वक्त एक्सरसाइज हुआ है। बिल्कुल जो भी जो बालादस्त जो होते हैं या जो हेल्प्स ऑफ अफेयर्स में लोग होते हैं हुकूमतों में, रियासतों में, वो अपनी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, आज भी हो रही हैं और इसका सद्देबाब होना चाहिए। And do you subscribe to this definition of law that law is like a cobweb, the powerful tears it apart while the weak is caught? यही तारीफ फिर हम सही समझें? देखिए बहरहाल ये चीजें तो मौजूद है, आपको मुझे सबको पता है, लेकिन बात ये है कि हमें फिर भी जो है ये हमेशा इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, स्ट्राइव करना चाहिए कि जो आइन की स्पिरिट है, एक तो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ है और दूसरा जो है 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक फंडामेंटल राइट है कि किसी की भी शख्स को, चाहे वो उसका सिविल मुकदमा हो चाहे वो फौजदारी मुकदमा हो, उनको अपना दिफा जो है अपना भरपूर तरीके से दिफा करने का मौका मिलना चाहिए और ड्यू प्रोसेस जो है वो बिला तफरीक हर एक को जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए। अच्छा, दोनों गौहर साहब से भी और शाह खावर साहब भी दोनों से सवाल है। एक तो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने कहा उन्हें हाई कोर्ट के मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पर नहीं है, वो पेशावर या लाहौर कर दे। इसमें आप क्या समझते हैं, उन्हें रिलीफ मिल सकता है? दूसरा, आज मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा हमारे ख्याल में रिमार्क्स और फैसले में फ़र्क होता है, रिमार्क्स अक्सर जज साहबान देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला ही सुना दिया है तो कल हाई कोर्ट का इंतजार की भी क्या ज़रूरत है? ये क्या मुनासिब बात है? रिमार्क्स और फैसले में फ़र्क नहीं होता? देखिए रिमार्क्स में और फैसले होता है, देखिए बात सुने कि हम ये अक्सर जो है ना, जो उस वक्त केस जिस तनाज़ुर में चल रहा होता है, जो जजेस के जहन में जो चीजें आ रही होती हैं वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चंस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे होते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने एक राय कायम कर ली है या वो प्री डिटर्मिन्ड है। तो लिहाजा हमें थोड़ा सा रिमार्क्स में और ऑर्डर या जजमेंट में हमें तफरीक करनी होगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि एक मैटर जो हाई कोर्ट पे पेंडिंग है उसकी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में, उस पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो एक किस्म का हिदायत जरूर जारी कर सकती है जब के सामने हो। गौहर साहब यही सवाल आपसे, गौहर साहब एक तो पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि उधर एतबार नहीं, दूसरा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, फिर मैं लफ्ज़ दोहरा देता हूँ, जब चीफ जस्टिस ने फैसला ही सुना दिया है तो कल हाई कोर्ट के इंतजार की क्या ज़रूरत है? मेरे जैसा लफ्ज़ आदमी कहे तो तौहीन अदालत हो जाती है। एक पार्टी की इतनी सीनियर लीडरशिप कह रही है, तो इसमें क्या ये चीफ जस्टिस साहब को इस पर कोई सोमोटो ले सकते हैं? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि इन लोगों ने ऐसी रिमार्क्स दी हैं, जिस तरह पाए सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने धरना भी दिया, जो बातें की हैं, जो रिमार्क्स दिए, ये उनकी जजेस के घरों तक जा चुके हैं, उनके नाम ले लेकर के जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इनके बिल्कुल सोमोटो लेना चाहिए, एक नोटिस इशू करना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ अपने अपहोल्ड करना है तो डिग्निटी ऑफ द कोर्ट्स भी आप बरकरार रखें। हमने कभी ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। अगर हमने एप्लीकेशन भी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी दी है कि मेरे केसेस किसी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 186A में प्रोवाइडेड है कि एक्सपीडिएंट इनजस्टिस जो है आप सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपके केसेस किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आज जो हमने एप्लीकेशन दी ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी एक मरतबा ऐसी ही एप्लीकेशन दे दी थी। तो ये तो हमारा, लेकिन हमारे साथ ये बात ज़रूरी है भट्टी साहब की, बड़ा ही
जल्दी में हमारा केस किया गया। इस केस के साथ मैं डे 1 से अटैच रहा हूँ। जब इलेक्शन कमीशन के सामने आया तो इलेक्शन कमीशन पहले ये अज्यूम करता रहा कि ये 30 डेज में हमने फैसला करना है, रादर देन के 90 डेज में, तो एविडेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया। और जब फैसले का वक्त आया तो एक जज साहब बीमार भी थे, लेकिन उसके गैर मौजूदगी में ऑर्डर सुनाया गया। और जितना रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया था वो जजमेंट रिजर्व करने के बाद मंगवाया था, और वो वही रिकॉर्ड था जो हमने ट्रायल कोर्ट में रिक्वेस्ट की थी कि ये प्रोसीडिंग्स के दौरान हमें ये रिकॉर्ड दे दे जो इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया, जो हमें जज साहब ने रिफ्यूज कर दिया था। और जब ट्रायल कोर्ट में हम जाते हैं और ट्रायल कोर्ट में जब पुलिस लाइन में चले गए तो किसी एब्सेंस में काजी साहब की फैमिली बहुत अच्छी तरह जानती है लॉ साइड को, लेकिन कभी मैंने नहीं सुना किसी चार्ज फ्रेम हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड। वो जज साहब ने